बच्चों प्रोबेबिलिटी में आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले हम सीखेंगे बर्नौलीज थ्योरम। बच्चों ये जो टॉपिक हम सीखने वाले ये भी कोई बहुत अलग से कुछ टॉपिक नहीं है, ये बेसिक है अपना। मतलब यदि किसी ने नहीं भी पढ़ा हो ये तो भी वो इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बच्चों आइए देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है। Let there be an independent trials in an experiment and let the random variable x denote the number of success in these trials। भाई कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या आप दो पार्ट कर लीजिए, एक को आप सक्सेस कह लीजिए, एक को आप फेलियर कह लीजिए। जैसे देखो आपने कॉइन को टॉस किया तो हम मान लीजिए हम ऐसा कह लेते हैं कि हेड आना सक्सेस है और टेल आना फेलियर है। या आपने डाइस को थ्रो किया, उसमें यदि आप ऐसा ले लेते हैं कि भाई इवन नंबर आना सक्सेस है और ओड नंबर आना फेलियर है। इस तरीके से कुछ भी आप ले सकते हैं। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल बी पी एंड दैट ऑफ गेटिंग ए फेलियर बी क्यू सो दैट पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। क्योंकि आपने पूरे सैंपल स्पेस के दो ही पार्ट किए हैं, एक को सक्सेस और दूसरे को फेलियर कहा है, तो ये जो दोनों इवेंट्स बन जाएंगी एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो जाएंगी, तो इसलिए उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल आएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई एग्जैक्टली आर टाइम्स इन n ट्रायल्स इज डिनोटेड बाय px इक्वल्स टू r और pr एंड px इक्वल्स टू r इज ncr p की पावर r q की पावर n माइनस r। बहुत ही बेसिक सिंपल है। ये देखो फॉर्मूला आया कैसे। जो इवेंट ई है, मतलब जो हमें सक्सेस मिला है वो कितने टाइम्स मिला है, आर टाइम्स मिला है। तो एक ट्रायल में सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी, और अभी सक्सेस कितने टाइम्स मिला आपको, आर टाइम्स मिला, तो पी की पावर आर। और टोटल ट्रायल्स कितने हैं भाई, एन है, तो आर टाइम्स आपको सक्सेस मिला, तो बाकी जो एन माइनस आर टाइम्स है वहां आपको फेलियर मिला होगा, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्यू है, सो क्यू की पावर एन माइनस आर। अब ये एनसीआर कहां से आया भाई, जो टोटल आपके एन ट्रायल्स थे उनमें से आर में आपको सक्सेस मिला, तो कौन से आर में मिला, उनमें से कोई भी आर हो सकते हैं, तो पहले उन एन में से आर आपने वो सिलेक्ट किए जिनमें सक्सेस मिला, तो उसके लिए आ गया एनसीआर। तो उम्मीद आपको फॉर्मूला का बेसिक समझ में आ गया होगा। अब आइए इसे हम क्वेश्चन करते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये थ्योरम भी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे बच्चों एक एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल में ऐसे कहा गया, इफ ए डाई इज थ्रोन 5 times, die is thrown 5 times, what is the probability that an even number will come up exactly 3 times, तो देखिए जी, आपने डाइस को 5 टाइम्स थ्रो किया है और उसमें से 3 बार एग्जैक्टली 3 टाइम्स इवन नंबर आए। इस बात का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो भाई इसमें जो इवन नंबर आना है उसको हम सक्सेस मान लेते हैं, तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है जी, 1/2। तो Q का वैल्यू क्या होगा, Q का वैल्यू भी होगा 1/2। भाई P प्लस Q 1 होता है ना, तो P 1/2 Q 1/2, P मतलब इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। अब ट्रायल्स कितने लिए हैं बच्चों आपने, 5, सो n का वैल्यू हो गया 5, और आपको इवन नंबर कितने टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए, सो r का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, r का वैल्यू 3 हो गया है। हमें फाइंड करना है px इज इक्वल टू 3, या p3 भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, 5c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 2। इसको यदि मैं सॉल्व कर लूं भाई, 5c3 का वैल्यू 10 और ये हो गया 1/8 इंटू 1/4। तो इसको सॉल्व करके बच्चों फाइनली कितना आ जाएगा, 5/16।
ऐसा बच्चों आ गया है। अब इसको आप डायरेक्ट भी बच्चों सोच सकते थे कि भी आपने जब 5 बार उसको थ्रो किया तो 3 बार आपको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इसको एकदम बेसिक से समझे, बेसिक मतलब कैसे बना होगा, तो कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं। इवन नंबर आया, इवन नंबर आया, इवन नंबर आया, ओड नंबर आया, ओड नंबर आया, ऐसी तो बनेगा भी। इवन नंबर 3 बार इवन नंबर आएगा, 2 बार ओड नंबर आएगा। अब इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन इससे कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे इसमें पहले में 3 इवन आए, लास्ट के 2 में ओड आया है, इसी तरीके से इनको आपस में अरेंज किया जा सकता है। और कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 5C3, 5C3। इस 5C3 को समझने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम ऐसे समझे कि जो टोटल बच्चों 5 प्लेसेज हैं उनमें से 3 प्लेसेज पे ई आना है, तो 5 में से 3 आपने सिलेक्ट कर लिए, तो 5 से 3 वेज हो गए। या दूसरा तरीका समझने का ये है, भाई ये जो टोटल 5 हैं इनमें से 3 सेम है और 2 सेम है, तो इनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो भी 5 से 3 होता है। तो इनको अरेंज करने के लिए आ गया 5 से 3। अब ये जो इवन आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इंडिपेंडेंट इवेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये आ गया है। तो अब आपको बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बर्नौली थ्योरम का मीनिंग क्या है। कुछ भी अलग बात नहीं है, बस कॉम्बिनेशन से इनको अरेंज करना है आपको और बस सबकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो ये हुआ हमारा बर्नौलीज थ्योरम। क्वेश्चन अभी करते रहेंगे इससे बहुत सारे। अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं भाई, कुछ भी बहुत अलग बात नहीं है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों इसका मतलब क्या है कि भाई हमने जो n ट्रायल्स लिए थे उनमें से r टाइम्स आपको सक्सेस मिला था। यदि उस r को हम वेरी कराएं, r को वेरी कराएं, तो उससे जो पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसी को आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे बच्चों। जैसे देखो p प्लस क्यू की पावर n, p था सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, q था फेलियर का प्रोबेबिलिटी, n थे नंबर ऑफ ट्रायल्स। यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा, p टू द पावर n, ऐसे आएगा भाई, प्लस nc1 p टू द पावर n माइनस 1 q प्लस nc2 p टू द पावर n माइनस 2 q स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों आएगा। या तो मैं इसको ऐसे भी ओपन कर सकता हूं, पहले p q को चेंज भी तो कर सकते हैं भाई, p प्लस क्यू लिखा है या q प्लस पी समझ के कर लो, तो ऐसे भी आप कर सकते हो q की पावर n प्लस nc1 q की पावर n माइनस 1 p nc2 q की पावर n माइनस 2 और p स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों अब इसमें समझिएगा बच्चों, जैसे ये जो पहले वाला पार्ट है इसमें आपको यदि हम p को सक्सेस मानते हैं और q को फेलियर मानते हैं तो इसमें आपको एक बार भी सक्सेस नहीं मिला, तो सक्सेस कितनी बार मिला, 0 टाइम्स मिला। इसमें सक्सेस 1 टाइम मिला, इसमें सक्सेस 2 टाइम मिला। तो ये जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0 1 2 टाइम्स सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ये सब हमने यहां लिख दी गई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बच्चों। और जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को कहे तो आपको ऐसे बना देना है, यहां आपको लिखना है x, x मतलब रैंडम वेरिएबल, और यहां लिखना है px। तो x का वैल्यू देखो, मतलब जो नंबर ऑफ सक्सेस होगा वो कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, और यहां उसका प्रोबेबिलिटी लिखो q की पावर n, फिर इसको 1 रखें तो यहां क्या बन जाएगा, nc1 q की पावर n माइनस 1 p। यहां फिर बच्चों 2 ले लो तो nc2 q की पावर n माइनस 2 p स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों बनेगा, और सबसे लास्ट में आएगा n और इसका वैल्यू आ जाएगा p की पावर n। ये बच्चों होगा। बच्चों ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए 2 खास बातें हैं।
पहली बात, ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, यही तो लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है, p प्लस क्यू की पावर n के इक्वल है। और p प्लस क्यू तो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इन सब का सम 1 के इक्वल है। तो ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी इन सब का सम 1 के इक्वल होता है। ऐसे लिख दो जी, सिग्मा पी आर वेयर आर इज इक्वल टू 0 to n इज इक्वल टू 1। दूसरी बात बच्चों, ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी, ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी, चूंकि ये प्रोबेबिलिटीज हैं इसलिए इनका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो कई बार ऐसा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होता है और उसको बताना होता है भैया सही दिया है नहीं दिया है, या कई बार उसमें कोई अननोन रख देता है और कहते हैं अननोन का वैल्यू बताओ। तो उसमें दो ही कंडीशन आपको देखनी है, एक तो सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 में होनी चाहिए और उन सब का सम 1 के इक्वल होना चाहिए। बच्चों ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं बच्चों। अक्सर बुक्स में दो बार लिखा होता है, एक बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही होते हैं। इसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहें या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहें, भी दोनों का मतलब सेम ही है बच्चों। आइए देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कहा है ए रैंडम वेरिएबल x has the following distribution। टेबल बनाएंगे जी। यहां बच्चों x और यहां px, 0 0 1 k 2 2 k 3 2 k 4 3 k 5 k square 6 2 k square and 7 k square plus k। find first part k, second part p x greater than 6, third part p x between 0 and 3। ये देखो जी कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। अभी बच्चों हमने सीखा है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो खास बातें होती हैं। पहली बात, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है, और दूसरी बात, ये जो सभी प्रोबेबिलिटीज हैं इनका वैल्यू 0 से 1 होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो ये आएगा जी सिग्मा पी एक्स वेयर x goes to 0 to 7 should be 1। मतलब इन सबका सम 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ऐसे ही ऐड कर लो, k 2k 3k और k। तो ये हो गया 1 और 4 6 8 और 9 बच्चों हो गया। और k स्क्वायर में देखिए तो 9 और 10 k स्क्वायर प्लस 9k और इक्वल्स टू 1 है, उस 1 को इधर ले जाओ, -1 इक्वल्स टू 0। ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, भाई क्वाड्रेटिक बन गया है, फैक्टर करके सॉल्व कर लो। तो बच्चों इसके हम फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर आएंगे k + 1 इंटू 10k - 1 और इक्वल टू में है 0 बच्चों। तो बच्चों यहां से k का वैल्यू एक तो -1 आ रहा है और एक 1/10 आ रहा है। अब इनमें देखना है कौन सा वैल्यू बच्चों सही है। तो बच्चों -1 तो सही नहीं है, क्योंकि k को यदि मैं -1 ले लूंगा तो ये देखो ये सारी प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव हो जाएंगी। तो -1 सही नहीं है, 1/10 ही सही है। सो k का वैल्यू 1/10 बच्चों आ गया है। k का वैल्यू बच्चों आ गया है 1/10। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना, k का वैल्यू 10 आ गया।
अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, पी एक्स ग्रेटर देन 6 से ज्यादा का प्रोबेबिलिटी। तो भाई इसमें देखो x का वैल्यू 6 से ज्यादा कब है, 6 से ज्यादा तो एक ही केस में है 7, मतलब कि ये P7 की ही बात कर रहा है। और P7 क्या है, 7k² प्लस k। अब यहां इसमें आप k का वैल्यू पुट कर दीजिए, k का वैल्यू 1/10 है बच्चों, तो ये बन जाएगा 7/100 और प्लस 1/10, 7/100 प्लस 1/10 मतलब कि 17/100। थर्ड पार्ट बच्चों देखते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया p x बिटवीन 0 एंड 3, x का वैल्यू 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो भाई ऐसे तो दो वैल्यू हो सकते हैं 1 और 2, मतलब कि ये बात कर रहा है p1 प्लस p2 का। भाई p1 का वैल्यू कितना है k और p2 का वैल्यू कितना है 2k, मीन्स k प्लस 2k मतलब कि 3k, मतलब कि 3/10। ये बच्चों आ गया इसका आंसर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन बच्चों। आइए एक और ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px of the following form: px is equal to k if x equals to 0, 2k if x equals to 1, 3k if x equals to 2, 0 otherwise. Determine the value of k. And second part we find px less than 2, px less than equals to 2, px greater than equals to 2 बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम, और वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा कि ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं इन सब का सम 1 के इक्वल आएगा। अब यदि मैं सम की बात करूं तो यहां k है, यहां 2k है, यहां 3k है, आगे सब 0 है। तो सबसे पहली बात में जो सिग्मा px होगा बच्चों 1 के इक्वल होगा, और यदि मैं सिग्मा px निकाल रहा हूं तो वो 6k आ रहा है, k 2k और 3k, आगे सब तो 0 है, इक्वल्स टू 1। सो बच्चों यहां से k का वैल्यू 1/6 आ गया। सो बच्चों k का वैल्यू 1/6 होगा। अब हमें फाइंड करना है p x लेस देन 2। x लेस देन 2 का मतलब दो ही वैल्यू है, एक 0 और एक 1, तो हमें निकालना है p0 प्लस p1। भाई p0 का वैल्यू k है और p1 का वैल्यू 2k है, तो मतलब कि ये कितना हो गया 3k हो गया, और k का वैल्यू 1/6 पुट कर दूंगा तो ये 1/2 बच्चों आ जाएगा। उसके बाद बच्चों फाइंड करना है p x लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो इसका तो मैं सीधे सीधे वैल्यू 1 ही बोलने वाला हूं। भाई लेस देन इक्वल्स टू 2 में 2 भी आ गया और 2 से छोटे भी आ गए, तो उसी में तो सारी प्रोबेबिलिटी है, उससे आगे तो 0 लिखा हुआ है। नहीं तो आप ऐसे p0 प्लस p1 प्लस p2 कर लीजिए, तो वहां से देखो 6k आ जाएगा और k का वैल्यू 1/6 पुट कर दीजिए। एंड लास्ट जी px ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, p2 होगा और फिर उससे आगे वाले आएंगे। इससे यहां देखिए जो 2 से आगे वाले हैं उन सबका वैल्यू तो 0 ही है, और p2 का वैल्यू कितना है, वो 3k है। अब यहां मैं k का वैल्यू 1/6 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका वैल्यू बच्चों 1/2 आ गया है। तो अब आप ये तो सीख गए हैं कि यदि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उससे आप वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे। अब आइए हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट काफी सारे आपके पास आगे हैं, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खूब सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, स्कूल में भी आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, आइए करते हैं क्वेश्चन। और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में कहा है ए लॉट ऑफ 100 बल्ब्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग process is known to contain 10 defective and 90 non-defective bulbs. If 8 bulbs are selected at random, what is the probability that there will be 3 defective and 5 non-defective bulbs? And second part, there will be at least 1 defective bulb.
तो भाई सबसे पहले तो इसमें आपका बल्ब डिफेक्टिव होगा। 100 बल्ब हैं टोटल, उनमें से 10 डिफेक्टिव हैं और 19 नॉन डिफेक्टिव हैं। तो पहले हम एक के लिए देखेंगे, जब हम एक ही बल्ब ड्रॉ करते हैं उसमें से, तो उसके डिफेक्टिव होने या डिफेक्टिव ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव bulb when one bulb is selected। कितना बनेगा भाई देखो टोटल आपके 100 बल्ब्स हैं और डिफेक्टिव 10 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 10/100, मतलब कि 1/10। इसका नाम मैं रख देता हूं बच्चों P। अब बच्चों डिफेक्टिव को सिलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 आ गया। तो नॉन डिफेक्टिव के लिए क्या आएगा, ऑब्वियसली 9/10 आएगा। तो Q का वैल्यू हो गया 1 - P, मतलब कि 9/10। तो जो आपने बल्ब सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव हो, इसका प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और डिफेक्टिव नहीं हो उसका प्रोबेबिलिटी 9/10 है। हमने बच्चों बल्ब कितने सिलेक्ट करने हैं, 8 बल्ब सिलेक्ट करने हैं, इसलिए n का वैल्यू कितना हुआ 8। n का वैल्यू 8 हुआ बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा है कि 3 डिफेक्टिव होने चाहिए और 5 नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो इसमें हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, Px इज इक्वल टू 3। Px इज इक्वल टू 3। अब जो अपना बर्नौलीज थ्योरम है वो हम यूज करेंगे इसमें। तो n का वैल्यू कितना हो गया रे 8, और r का वैल्यू कितना हो गया 3, 8c3, 1/10 की पावर 3 और 9/10 की पावर 5 बच्चों। इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, हम बार बार समझाते हैं, डायरेक्टली भी समझने की कोशिश रखो। भाई टोटल आपने 8 बल्ब निकाले, उनमें से 3 डिफेक्टिव हैं। तो कौन से 3 डिफेक्टिव हैं, पहले इनको सिलेक्ट करना है। तो तरीके हो गए 8c3। अब जो डिफेक्टिव है 3, एक के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1/10 होता है, 3 है तो पावर 3 हो गया, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। 5 आपके नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 9/10 होता है, और वो टोटल 5 है, तो 9/10 की पावर 5 बच्चों। बस अभी इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा, काम खत्म हुआ। सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब। इसका मतलब यह होता है कि Px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 8 तक जाएगा। जब भी बच्चों एटलीस्ट 1 की बात आए तो उससे 1 से माइनस कर लिया करो। भाई देखो जो x का वैल्यू है वो 0 से लेके 8 तक जाने वाला है। अब ये कह रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे केस बनेंगे। अब इसका उल्टा केस एक ही है, जब x 1 से छोटा हो मतलब कि x 0 हो, तो 1 - Px इक्वल टू 0। अब जब आप Px इक्वल टू 0 की बात करते हैं कि मतलब कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया, सारे अच्छे वाले बल्ब आए हैं, तो नॉन डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 9/10। और ऐसे कितने आए, ऐसे टोटल आ गए हैं बच्चों 8, तो 1 - 9/10 की पावर 8 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इफ ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 steps 1 gets drowned, then what is the probability that out of 5 steps at least 4 reach the shore safely? तो क्या कहा अभी, 10 आपके शिप्स चलते हैं तो उनमें से एक वापस नहीं आता है और 9 वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको 5 शिप भेजे गए, उनमें से कम 4 सही सलामत वापस आएंगे, इस बात का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शिप टू रीच द शोर सेफली। कितना बनेगा भी 9/10। भाई 10 में से एक ही तो वापस नहीं आता, 9 तो वापस आते हैं, तो कोई जो आपका शिप है वो सेफली वापस आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 9/10 है।
और यदि वो वापस नहीं आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/10 होगा। तो यदि मैं इसका नाम P रखूं तो Q का वैल्यू 1 माइनस 9/10 मतलब कि 1/10 होगा बच्चों। अब आपको पूछा क्या गया है कि एटलीस्ट 4 सेफली वापस आए, तो मतलब कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 रीचिंग सेफली। तो इसमें दो केस बनेंगे जी, टोटल 5 ही तो थे, 5 में से 4 या तो सही आएंगे या तो पांचों के पांचों ही सही आएंगे। तो px इज इक्वल टू 4 प्लस px इज इक्वल टू 5। तो 4 सही आएंगे, तो 5 में से 4 सही आएंगे। तो पहले तो सिलेक्ट किया आप जी 5C4, और सही सलामत आने का प्रोबेबिलिटी 9/10 है, और कितने सही आए हैं 4, तो इसकी पावर होगी 4। वापस नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और वापस कौन नहीं आया, एक वापस नहीं आया, तो इसकी पावर 1 प्लस px इक्वल टू 5। अब तो बहुत ही आसान है, 5C5 और 9